अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट है क्योंकि बलूचिस्तान का महाज है जी शदीद गर्म, और यहाँ पर पहुंची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मूवमेंट के लीडर्स। और यहाँ पर जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इकट्ठ हो रहे हैं, इज्तिमा हो रहे हैं, और इसमें जो तकारीर हो रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। और इनकी सिग्निफिकेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि जी आप गए जाके तकरीरें कर रहे हैं तो एक पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, बल्कि बलूचिस्तान के हालात के तनाजुर में जब आपकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप, जो आपकी मरकजी लीडरशिप है, जो वफाक की सियासत करने वाली लीडरशिप है, जब वो जाकर इस इलाके में अपना इजहार यकजहती करती है तो फिर उससे ऑटोमेटिकली एक जो फेडरेशन और जो यूनिटी का पैगाम है वो जाता है। इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात अभी करते हैं। इसके साथ साथ जी शहबाज शरीफ साहब ने आज सरप्राइज दिया है जी कौम को, और बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट करके और बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है कि उनकी बड़ी कामयाबियां हैं। तो उनका भी जरा जायजा लेंगे कि कितनी कामयाबियां समेट ली हैं शहबाज गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी हैं जो इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। ये भी बात होगी कि आज थर्सडे है और इमरान खान साहब से क्या मुलाकातें हो पाएंगी या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने भी मुज़ाकरात के हवाले से अपना एक ज़राए के तवस्सुत से जो मौक़िफ़ है वो दिया है, रद्दमल दिया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची है बलूचिस्तान, और यहाँ पर जो एक धरना जारी था अख्तर मेंगल साहब की तरफ से, और ये जो धरना था इसको अब काफी दिन हो चुके हैं। एक खबर आई थी बीच में कि हुकूमत का एक वफ्द पहुंचा है मुज़ाकरात के लिए और कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन अख्तर मेंगल साहब की तरफ से वाज़ेह कहा गया था कि जब तक बलूचिस्तान की बेटियां जो कैद में हैं, मारंग बलोच कैद में हैं, इनकी रिहाई अमल में नहीं आती, उससे आगे मुज़ाकरात बढ़ाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो फिलहाल चूंकि मारंग बलोच साहिबा को रिहा करने का कोई इरादा नहीं है रियासत का, तो इस वजह से फिलहाल ये जो मुज़ाकरात थे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और ये धरना अभी तक जारी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यहाँ पहुंची है। इस धरने में कल उन्होंने खिताब किया। सलमान अकरम राजा साहब ने जो कल धरने पे स्पीच की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है। मैं समझती हूँ कि सलमान अकरम राजा की जो स्पीच है उनकी जो कुछ बेस्ट स्पीचेस हैं शायद ये उनमें एक शामिल होगी, क्योंकि उन्होंने जिस शानदार अल्फाज में पूरा बलूचिस्तान का मुकदमा भी लड़ा और जिस तरीके से उनसे इजहार यकजहती किया, और जो पीटीआई का इस सिलसिले में एक मौक़िफ़ है और जो उनकी सोच है इस मामले के ऊपर, उसको जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, ये बड़ा ज़बरदस्त उनकी तरफ से एक खराज तहसीन भी था, प्रेजेंटेशन भी थी। और इसमें उन्होंने एक तो कौमी वादानियत का जो पैगाम दिया है, उन्होंने जिस तरह उनके जख्मों पर मरहम रखने की बात की है कि जो आपका दर्द है, जो आपकी तकलीफ है, वो हमें अब पंजाब में महसूस होती है, और हमें जब आपका कोई प्यारा उठाया जाता है तो हमें उसी तरह तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि अब हम ये सब चीजें देख रहे हैं और इससे गुजर रहे हैं। तो हमें अंदाजा है कि आप लोगों ने किस कर्ब के साथ ये टाइम गुजारा है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि मैं यहाँ पे इमरान खान का मुकदमा लेकर आया हूँ। इमरान खान ने मुझे कहा कि मारंग बलोच को आवाज दो, और हमने इस्लामाबाद में मारंग बलोच को आवाज दी। तो मारंग बलोच के साथ हम खड़े हैं, वो हमारी बहन है, हम उनके साथ धरने में भी आएंगे, हम दोबारा आएंगे, हम बार बार आएंगे और हम उनके आंसू पोंछेंगे। और हम समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के साथ महरूमी रखी गई है, जो उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उसका इजाला होना चाहिए। गुजरावाला से भी कम सीटें हैं पाकिस्तान ये बलूचिस्तान की, तो ये बहुत अफसोसनाक है। तो जो कुछ भी छीना गया है बलूचिस्तान से, हम उसको लौटाएंगे और उसका जो हक बनता है उसको देंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत ये अच्छी एक स्पीच भी की और उसमें उन्होंने पूरे तरह से बलूचिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। अख्तर मेंगल साहब का भी शुक्रिया अदा किया और जो धरना जारी है उसकी पूरी तरह से सपोर्ट की। तो उसके बाद ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दीगर रहनुमा हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब पहुंचे हैं, हामिद रजा साहब, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, तो ये सब रहनुमा भी पहुंचे हैं। और आज पशीन में उन्होंने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया है। और पशीन के लिहाज से देखा जाए, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में आपको पता है आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। और यहाँ पर इस तरह मेन लीडरशिप जैसे पहुंची है और यहाँ आकर उन्होंने जो खिताब किए हैं, इससे बहुत हौसला अफजा एक मैसेज जो है वो जा रहा है। ये नहीं लग रहा कि आपने बलूचिस्तान को लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। अगर वहां पे मसाइल हैं, अगर वहां पे शिद्दत पसंद आ गए हैं, अगर वहां पे लैदगी पसंद आ गए हैं, तो उनके हवाले कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपकी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप वहां पहुंची है, तो उससे ये मैसेज जा रहा है कि भाई बलूचिस्तान हमारा ही हिस्सा है, और अगर वहां पे कोई शोरश है, वहां पे कोई कशीदगी है, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं,
تو ایسا نہیں کہ ہم اس سے لا تعلق ہو کر اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے علاقوں اور شہروں میں مگن ہیں اور اپنے مسائل سے نبرد آزمائیں اور ہمیں کیا لگے جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک جو طرز عمل تھا یہ بہت ضروری تھا, یہ جیسچر دینا بڑا ضروری تھا کہ بلوچستان کے حالات سے لیڈرشپ لا تعلق نہیں ہے. تو آج وہاں پر سب نے اکٹھے ہو کر نہ صرف ہی کہ بلوچستان کے حقوق کی بات کی, بلکہ اوور آل جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے جمہوریت کے حوالے سے, جس طریقے سے مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جو اس وقت ایک اردلی حکومت مسلط ہے, اور جس طریقے سے ایک فسطائیت کا بازار گرم ہے, تو اس سارے تناظر میں یہ بڑی ایک زبردست قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہی ہے. یہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب نے خطاب کیا, اور دلچسپ خطاب تھا ان کا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ایون کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی زیادہ مقبولیت کے باوجود عمران خان ابھی تک جیل میں کیوں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, لیکن سلمان اکرم راجہ اور باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, یہ نہ ہو کہ مجھے عمران خان کا نائب خود کو ڈکلیئر کرنا پڑ جائے, میں خود ہی اناؤنس کر دوں کہ میں اس کا نائب ہوں, جس طرح آپ لوگ, یعنی وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کی کاوشوں سے مطمئن نہیں تھے. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اتنے مقبول لیڈر کو, جس کے پیچھے اتنا پاکستان کھڑا ہے, پورا ہر صوبے کے لوگ کھڑے ہیں, وہ اس طریقے سے جیل میں ہے, تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اور ابھی تک اس کو نکالا نہیں جا سکا. یہ اس سے بڑا بلنڈر ہے ہماری طرف سے. تو انہوں نے بڑا ووکلی عمران خان صاحب کو یہاں پہ سپورٹ کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں بھی خطاب کیا بہت زبردست, اور یہاں پہ بھی انہوں نے جو ایک میسج دیا بڑا اچھا تھا کہ انہوں نے جو بلوچستان کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, اس کو جس طریقے سے خراج تحسین پیش کیا, نام لے لے کے ہر بندے کا. سالار کاکڑ جو آج بھی اس وقت جیل میں موجود ہیں, اور جس طریقے سے برے طریقے سے ان کو پیش کیا جاتا ہے پیشی کے موقع پر, دہشت گردوں کی طرح منہ لپیٹ کر اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کے, تو انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا, اور سالار کاکڑ کی جو قربانی ہے اس کو خراج تحسین بھی پیش کیا. اسی طرح انہوں نے جو باقی بلوچستان کے نوجوان لیڈرشپ ہے اس کو سب کے نام لے لے کر انہوں نے کہا کہ ہم ان کی قربانیوں کو بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے, ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہاں پہ بھی انہوں نے پھر باقی جو ظاہر بلوچستان کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بات کی, بلکہ مارنگ بلوچ کو انہوں نے شیر نہیں کہا. بڑی دلچسپ بات ہے, عام طور پہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا تخاطب ہے, طرز تخاطب ہوتا ہے, وہ بڑا کوئی اتنا وہ عوامی نہیں ہوتا, یعنی کہ وہ ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے کی طرح گفتگو کرتے ہیں, الفاظ کا چناؤ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. بڑا مجھے مزہ آیا ان کو دیکھ کے کہ وہ کچھ تھوڑا تھوڑا عوامی ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ان کا جو لب و لہجہ تھا, جو اس میں جذبات بھی آ رہے تھے, اور جس طریقے سے وہ کچھ الفاظ کا چناؤ بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی اب آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پراپر سیاستدان بن جائے. تو بہرحال دلچسپ تھا جی. یہاں پر جی بات کریں گے راجہ ناصر عباس صاحب کی. انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک جارحانہ تقریر کی, اور خاص طور پر جرنیلوں کو انہوں نے خوب تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جن جرنیلوں نے مارشل لا لگائے ہیں, آئین شکنی کی ہے, ان کو پھانسی دی جانی چاہیے, اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تو ان کی طرف سے بھی ایک سخت جو تقریر تھی وہ کی گئی, اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے جی بلوچستان میں جا کر یہ ساری باتیں بلوچستان کے عوام کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتا ہے, اگر فیڈریشن کی پارٹیز جو ہیں وہ وہاں جا کر اپنا اظہار یکجہتی کرتی ہے. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں, چلیے وہ گورنمنٹ میں اب جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں, لیکن ہیں تو کم از کم ان کو بھی چاہیے کہ جا کے بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں, کچھ ان کے ساتھ داد رسی کریں. اگر وہ فیڈریشن کی پارٹیز خود کو کہلاتی ہیں, اور وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے, تو کیوں نہیں ان کی طرف سے اس طرح کا جیسچر دیا جا رہا. زرداری صاحب بیمار ہیں تو بلاول بھٹو چلے جائیں, کچھ بھی جا کے وہاں پر اگر آپ تاثر دیتے تو اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوگا, کیونکہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے, جو پاور میں ہوتا ہے, ظاہر اس کی ایک الگ اپروچ ہوتی ہے. اپوزیشن تو ٹھیک ہے اپنے طور پہ جا کے کرتی ہے, اور ہمیشہ ہی ہر پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کو اکثر ہی بلوچستان کے مسائل یاد آتے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کا پتہ تب چلے گا جب آپ دوبارہ پاور میں آئیں. پھر دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو آج باتیں کر رہی ہے, جو آج وعدے کر رہی ہے, جو آج ان کے دکھوں کے اوپر یہ کہتی ہے کہ انہیں تکلیف ہے, احساس ہے, تو یہ تب پتہ چلے گا جب یہ دوبارہ پاور میں آئیں گے کہ واقعی یہ صرف باتیں ہی تھیں, یا وقتی طور پر آپ کو صرف جذبات میں آ کے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یا بعد میں یہ وعدے نبھائیں گے بھی یا بھلا دیں گے. تو یہ اس وقت ایک ٹیسٹ ہوگا. اب آگے آتے ہیں جی, جو ہم بات کریں کہ جی اپوزیشن میں کچھ وعدے ہوتے ہیں, بعد میں آگے کچھ اور صورتحال بن جاتی ہے. تو آج شہباز شریف صاحب نے بھی ایک تقریر کی, اور اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم نے بڑے وعدے شادے پورے کر دیے ہیں, اور ہم نے بس زمین آسمان کے خلابے ملا دی ترقی کر کے. پتہ کیا چلا ہے جی؟ پتہ یہ چلا ہے کہ کوئی 7-7.5 روپے کے قریب بجلی کے فی یونٹ میں کمی کی گئی ہے قیمت میں, اور کمرشل صارفین کے لیے بھی کی گئی ہے, اور گھریلو صارفین کے لیے بھی کی گئی ہے. اور انہوں نے اس کو کامیابی اس طرح گردانا ہے کہ جی 2024 میں اتنے
फीसद तक गई, पिछले साल तक इतने फीसद तक गई बिजली, और अब देखिए हम 7-7.5 रुपए उसको कम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। बज़ाहिर तो देखा जाए तो वाकई 7-7.5 रुपए बैरल एक रिलीफ तो होता है, लेकिन सवाल तो फिर वहां से शुरू होगा ना शहबाज शरीफ साहब कि ये यहाँ तक पहुंची कैसे बिजली। पहले तो वहां से इस्तेसाब शुरू होगा, फिर बाद में रिलीफ पर आएंगे कि वो उसमें कमी कितनी हुई। यानी मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज ये भी उन्होंने बात की कि जी पेट्रोल जो है वो देखें कि हमने कितना कम कर दिया, उसमें 34 रुपए फी लीटर जो है वो कमी हुई है ओवरऑल जो टोटल मिला के पिछले 1-1.5 साल में। अब आप मुझे ये बताएं कि 2022 में जो पेट्रोल 150 रुपए था वो आप उठा के ले गए 300 रुपए तक, और फिर उसके बाद उस 300 रुपए से आप 34 रुपए तक उसको थोड़ा थोड़ा करके वापस अगर लेके आए हैं, तो ये क्या आपकी कामयाबी है? कामयाबी तो तब होती कि 150 वाला पेट्रोल आप 150 से भी नीचे लेकर आते, तो हम कहते कि बेशक वो आप 4 रुपए नीचे लेके आते तो हम कहते वो कामयाबी है, क्योंकि 150 पे आप ही कहते थे कि ये पेट्रोल तो बहुत महंगा है, और इस 150 रुपए के पेट्रोल के ऊपर तो गरीब आदमी जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो पेट्रोल इसमें मोटरसाइकिल में डलवाएगा, कमाएगा, क्या करेगा, खाएगा कैसे? तो आप ही हमें कहते थे कि 150 का पेट्रोल तो बहुत महंगा है, तो फिर हम तो तब रिलीफ मानते कि अगर वो 150 का पेट्रोल हमें कोई 145 में भी आप देते तो हम कहते भाई वाकई इमरान खान ने गलत पॉलिसी बनाई हुई थी इसलिए 150 तक गया, तो देखिए इन्होंने कम कर दिया उसको आके, तो ये जबरदस्त हो गया। आप उसको 300 पे ले गए हैं और उसके बाद 34 रुपए कम करके आप हमें बता रहे हैं कि मसल्स दिखा रहे हैं कि जी आपने बड़ा कारनामा कर लिया है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस किस्म की मेंटालिटी को बंदा क्या बोले, क्या अल्फाज में आपको खराज तहसीन पेश किया जाए। बिजली की कीमत का भी यही हाल है। मतलब इमरान खान के दौर में जो बिजली का 1 यूनिट था औसतन तकरीबन 18 रुपए का था, उसको आप उठा के यहाँ तक ले आए हैं कि मेरा ख्याल है जो आम कोई घरेलू सारिफ है उसके लिए 50-60 रुपए के दरमियान में वो पड़ता है औसतन, और उस पर अगर आप 7 रुपए उसको कमी करके ले आते हैं, कोई 50 रुपए पे ले आए या 45 रुपए पे ले आए, तो फिर भी मतलब कहाँ 18 रुपए और कहाँ आप उसको किस नहज पर 50 के करीब ले जाएं और फिर आप कहें कि जी हमने बड़ी कमी करके जबरदस्त काम किया है। तो ये कोई मुझे समझा दे कि ये क्या रॉकेट साइंस है कि 18 रुपए का बिजली का यूनिट महंगा है, 150 रुपए का बिजली का ये जो पेट्रोल है लीटर वो महंगा है, लेकिन जो आपको तकरीबन 260-70 रुपए मिले पेट्रोल वो सस्ता है, जो आपको बिजली मिले यूनिट 50 रुपए वो आपको सस्ता लगे। तो ये मुझे आज तक इस तरक्की की समझ नहीं आई। किसी और को समझ आए तो यकीनन वो मुझसे जरूर राब्ता करे और हमें समझाए कि इस तरक्की में क्या राज है। तो असल बात ये है कि ये इन्होंने पहले इनसे बिल्कुल जब मामला संभाले नहीं गए तो बिल्कुल रॉकेट की तरह सारी चीजें ऊपर की तरफ कीमतों में गई, और उसके बाद फिर उसमें अगर एक हद पर जाके वो नेचुरली भी उन्हें कहीं ना कहीं तो रुकना ही होता ना, इवन डिफॉल्ट हुए मुल्क में भी कहीं ना कहीं जाकर उनको स्टॉप लगेगा ही। तो वो हुआ है। वैसे भी एक एक्टिविटी जब मुल्क में रुक गई तो फिर वहां पे ऑटोमेटिकली चीजों में एक ब्रेक आना था। तो उसके बाद अब आप जो है उसको थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर देते हैं और आप कहते हैं जी हमने बड़ी मईशत स्ट्रांग कर ली है। मईशत आपने क्या स्ट्रांग की है? जो आपका ज़र मुबादला पड़ा हुआ है उसमें आपके पैसे कितने हैं जरा ये बता दीजिए। सारे तो वो पैसे हैं जो आपके मुल्कों ने डिपॉजिट करवाए हुए हैं, IMF ने दिए हुए हैं, किसी ने रोल ओवर कर दिए कर्जा, तो वो पैसे पड़े हुए हैं। तो आप हमें बताते हैं कि जी आपने बड़ा पैसा जो है वो कोई जमा कर लिया है। तो आपने कौन सी वेल्थ जनरेट की है? दौलत तो कोई आपने जनरेट नहीं की, आपने तो सिर्फ बेसिकली जो इधर की पैसे उधर, उधर के पैसे उधर कर के उसको सिर्फ घुमाया हुआ है सारा। तो ये है बेसिकली मईशत का सारा कच्चा चट्टा जो इन्होंने एक बलून बनाया हुआ है कि जी बहुत ज्यादा हमने बेहतरी कर दी है, मईशत संभाल ली है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को ये कामयाबियां मुबारक हों, लेकिन जी वो अकेले इसका क्रेडिट लेना नहीं चाहते। वो हर मौके के ऊपर आपको पता है आर्मी चीफ को भूलते नहीं है, हर वक्त उनके हाथ में एक ब्रश और शू पॉलिश होती है और वो उससे हर वक्त कोई मौका जाने नहीं देते कि जहां पे वो बूट पॉलिश ना करें। तो यहाँ पे भी उन्होंने उनको क्रेडिट दिया कि जी इसमें कलीदी किरदार जो है वो आसिम मुनीर साहब का है, और हर मौके पे कोई भी अच्छा बुरा काम करके आते हैं तो उन्हें साथ रखते हैं, क्रेडिट देते हैं कि जनाब ये उनका भी साथ में क्रेडिट है। तो वो बूट पॉलिशिंग जो है वो किसी भी लम्हे उनकी खत्म नहीं होती। आखिर में जी थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया है एस्टैब्लिशमेंट का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुज़ाकरात की खबरें बड़ी तेजी से गर्म थी और बड़ी उस पर मीडिया चैनल्स भी रूमर्स भी फैला रहे थे और कुछ सही बातें भी हो रही थी। तो मुज़ाकरात तो बहरहाल हो रहे हैं। अब उसको आगे कोई इसी तरह का रंग देगा कि फलां लेट गया, दूसरा कहेगा नहीं जी फलां सरेंडर कर गया, तो जो मर्जी आप उसको रंग दें, लेकिन बातचीत तो हुई है। लेकिन मजे की बात ही कि एस्टैब्लिशमेंट ने सिरे से इसका इनकार किया। आज नसरुल्लाह मलिक साहब का मैं ट्वीट देख रही थी और एक दो लोग का जिन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना होंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है मुज़ाकरात करना। अगर आपको मुज़ाकरात करने हैं तो आप सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात करें। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है।
ساری دنیا کو پتا ہے کہ مذاکرات تو بیک ڈور ہوئے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو بتا دیجئے کہ بدھ والے دن کیسے اور کیوں پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی. بیرسٹر سیف نے بھی ویسے بائی دا وے آ کے کہا ہے جی ہماری ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی نیا ٹاسک دیا ہے، تو وہ بھی آ کے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے. لیکن ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جب کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو ہر طرف سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ چھپتی نہیں ہیں مطلب بندے آ کے باہر سے مل کے چلے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کی تو تردید نہیں کی ہے، تو ظاہر ہے وہ خبریں ساری سامنے آ گئی ہیں کہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ کیا کیا اس میٹنگ میں بات چیت ہوئی ہے. تو وہاں پر کیا یہ کہنا کہ جی بات چیت نہیں ہو رہی یا مذاکرات نہیں ہو رہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری کہانی ہے. اس کے اوپر یہ ریاکشن ضرور آ رہا ہے، لیکن بات چیت تو بہرحال سٹارٹ ہوئی ہے اور دیکھنا یہ کہ وہ کس جا کے نقطے پہ آگے پہنچتی ہے. آخر میں تھوڑی سی یہ بات بھی کر لیتے ہیں جی، چلیے بلکہ اب یہ بات اگلے ولاگ میں کریں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. خیال رکھیے، اللہ حافظ.